Good evening, students. Today we will be discussing about the crossovering or recombination. Today, along with this particular topic, three topics that we will be covering is the sex-linked inheritance and the factors which are affecting the recombination. Along with this, we will also be studying about the sex determination. So, first of all, we will talk about the crossovering or recombination. आपने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें आपने लिंकेज के बारे में स्टडी किया था और मैंने आपको बताया था जो लिंकेज है दैट इज आल्सो ए ड्रॉबैक ऑफ मैंडल थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि when two or more than two alleles are present when taken at a time, then they will not interfere each other. But if they both of them are lies on the same chromosome or if they are linked genes, then they will try to stick together only. So linkage is a drawback of Mendel's third law, that is law of independent assortment. आज जो हम लोग बात करेंगे we will talk about the क्रॉस ओवरिंग. अब एक बात समझिए, क्रॉस ओवरिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए क्रॉस ओवरिंग होता क्या है. इट इज बेसिकली ए फिनोमेना ऑफ रीसफलिंग ऑफ द एलील्स. व्हेन वी से रीसफलिंग of alleles in the chromosome, reshuffling of the alleles in the chromosome. Since this reshuffling of the chromosome is responsible for bringing the change, and that's why we say that crossovering is responsible for the variation in an organism. More the crossovering taking place in an organism, more the variation will be present into that particular organism. अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, how this reshuffling of alleles in the chromosome occur? यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, reshuffling जो होता है, crossovering जो होती है, crossovering will always take place between the non-sister chromatid of homologous chromosome of homologous chromosome. तो मैंने आपको क्या बताया कि क्रॉसओवरिंग जो होती है दैट विल ऑलवेज टेक प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. आपको यहाँ पे समझना है, जैसे आप ये बात समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, ये क्या है, एक क्रोमोसोम. तो जो एक क्रोमोसोम होता है वो बेसिकली दो क्रोमैटिड, टू क्रोमैटिड and one centromere इसको मिलकर बनता है. तो यहाँ पर एक क्रोमैटिड आपका ये हो गया और एक क्रोमैटिड आपका ये हो गया. इनको जो जोड़े हुए हैं ये है सेंट्रोमेयर. सो these two chromatid and centromere together form what? Chromosome. अब इसमें जो ये क्रोमैटिड है they are called as sister chromatid. अब आपको मालूम है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कॉमनली डिप्लॉयड होता है. तो डिप्लॉयड में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके होमोलोगस पेयर होते हैं. तो मान लीजिए इसका एक होमोलोगस पेयर है. होमोलोग देखने में एकदम इसी तरह का होगा क्रोमोसोम और उनके अरेंजमेंट जो जीन्स के होंगे वो सेम होंगे
जैसा पहले वाले पे होगा। तो इसमें ये दोनों यहाँ पे ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन ये और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए। ये क्या हो गए? दिस एंड दिस इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो जो क्रॉस ओवरिंग नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, तो जो क्रॉस ओवरिंग होती है that will be always take place between non-sister chromatid। वो हमेशा जो क्रॉस ओवरिंग होगी that will be always between the two non-sister chromatids। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं एक क्रोमोसोम जो हमारा है उसको मैं डार्कन कर देता हूं, जिससे समझना आपको आसान होगा। ये मैंने इसको डार्कन कर दिया, और इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मान लीजिए वो यहाँ है, इसको डार्कन नहीं करते। ये दोनों होमोलोगस है, तो ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए। तो इनमें ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर करेगा, एंड आफ्टर क्रॉस ओवरिंग व्हेन दे सेपरेट आउट, if its segment goes and attaches with this chromosome and this segment attaches with this chromosome, so a new change has occurred or not। ये जैसे मान लीजिए ये आपका डार्कन क्या था मैंने, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये वाला सेगमेंट है, ये वाला पूरा सेगमेंट, इसके ऊपर एक क्रॉस ओवर हुआ। अब क्रॉस ओवरिंग के बाद आप यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें ये वाला सेगमेंट जुड़ जाए, दिस सेगमेंट अटैच्ड विद दिस एंड दिस सेगमेंट अटैच्ड विद दिस, तो यहां पर ये पोर्शन तो डार्क होगा और ये लाइट कलर का आ गया यहां पर। So this way, if you see here, it is completely different from this place. So the cross overing has occurred, because of which the reshuffling of gene between the chromatid has occurred, and that will be responsible for the cross, that will be responsible for bringing variation. So this way the cross overing occurred, and that is responsible for variation. Next, the thing which is required is to know what are the factors which will be affecting the cross overing। देखिए, जो फैक्टर लिंकेज में थे वही सारे फैक्टर यहाँ पे क्रॉस ओवरिंग में भी होंगे, लेकिन यहाँ पर एकदम एडवर्स होगा, क्योंकि लिंकेज और क्रॉस ओवरिंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिंकेज में पढ़ाया था कि जो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। लिंकेज जो होता है, यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो लिंकेज की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जस्ट रिवर्स, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन और क्रॉस ओवरिंग। रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उनके बीच में क्रॉस ओवरिंग होने के चांसेस भी उतने ज्यादा होंगे। जितनी कम डिस्टेंस होंगे दो जीन्स के बीच में, उनके बीच में क्रॉस ओवरिंग होने के भी चांस उतने ही कम हैं। दूसरी बात, एज। अब जैसे मैंने आपको लिंकेज में बताया था कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे जीन्स की स्टे करने की प्रॉपर्टी जो होती है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे एज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी, वैसे वैसे जो वेरिएशन की प्रॉपर्टी, क्रॉस ओवरिंग की प्रॉपर्टी है, रिकॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है,
वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो विद द इंक्रीज ऑफ एज, द property of recombination decreases. The property of recombination decreases. So this way we can say that they are just reverse to each other. इसमें थर्ड फैक्टर आप ले सकते हैं सेक्स। जो हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम होता है जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स में दो सेक्स होते हैं, मेल एंड फीमेल्स। और जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है, देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स। अब जो वन पेयर क्रोमोसोम है वो मेल में XY से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि फीमेल्स में हम XX से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फीमेल्स होती हैं वो होमोमॉर्फिक हैं, उनके जो सेक्स क्रोमोसोम है वो होमोमॉर्फिक हैं, एक जैसे हैं। जबकि जो मेल्स होते हैं, तो मेल्स के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं XY, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट दिखने लगते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये हेट्रोमॉर्फिक है। और जिन ऑर्गेनिज्म, जिन सेक्स के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम हेट्रोमॉर्फिक होती है उनके लिंकेज स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन कम होगी। तो हेट्रोमॉर्फिक सेक्स हैज लेस रिकॉम्बिनेशन चांसेस, लेस रिकॉम्बिनेशन possibilities. So this way we can determine what are the factors which will be responsible for determining the cross-overing or recombination or not. So this way you can cover this particular topic. तो ये क्या होता है, कैसे होता है? यदि हम देखें तो क्रॉसओवरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मालूम है कि मियोसिस इन्वॉल्व होता है। और मियोसिस के प्रोफेज 1 में जो पैचेजिंग स्टेज होती है वहां पे क्रॉसओवरिंग होती है। दीज थिंग्स विल बी आस्क्ड इनटू द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो वहां ये आपसे सीबीएसई बोर्ड में तो पूछेंगे नहीं, लेकिन ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि जो क्रॉसओवरिंग होती है, आपको मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही केवल वेरिएशन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इन्वॉल्व होता है। और मियोसिस जो होता है, मियोसिस दो फेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और मियोसिस 1 के जो प्रोफेज 1 होता है, प्रोफेज 1 के अंदर जो पैचेजिंग स्टेज होता है वहां पे क्रॉसओवरिंग होता है, एंड that is responsible for bringing the variation, and because of that only the variation is present into the sexual reproduction. तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे, दैट इज अबाउट द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। दैट इज व्हाट, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब यहां पे दो तीन बातें आपको समझने की जरूरत है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता क्या है, प्लीज समझिए। सेक्स लिंक्ड मतलब जो जुड़ा हुआ हो, इनहेरिटेंस जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता हो। तो आपको मालूम है कि सेक्स ऑफ ए इंडिविजुअल को डिटरमिन करने के लिए one pair of chromosome is responsible. So normally जिस क्रोमोसोम पे सेक्स डिटरमिन करने वाला क्रोमोसोम एलील प्रेजेंट होगा, तो उसके साथ साथ कुछ और कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाले भी एलील्स और जीन उसमें प्रेजेंट होते हैं, और वो जिन कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दैट पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। वो कैरेक्टर्स
जो एक पर्टिकुलर सेक्स के साथ ही लिंक्ड होते हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए जो मेल्स होते हैं, तो मेल्स में एक टेस्टिस फॉर्मिंग और टेस्टिस डिटरमाइनिंग एलील होता है, दैट इज प्रेजेंट ओनली ऑन द Y chromosome, which is basically responsible for the formation of male in the human beings। तो उसी क्रोमोसोम पे एक टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी होता है, so that will be coming under the sex linked inheritance or not। ठीक है, देखो यहाँ मैं बार-बार बात कर रहा हूँ सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम की। अब आपको जो कोई भी इंडिविजुअल हो, कॉमनली कोई भी इंडिविजुअल होते हैं, उनमें दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं। जितने भी क्रोमोसोम होंगे उनको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, या तो वो ऑटोसोम्स होंगे, या तो वो ऑटोसोम होंगे, या वो एलोसोम्स होंगे। ऑटोसोम्स कहने का मतलब और एलोसोम्स कहने का मतलब क्या है, ये थोड़ा समझ लीजिए। ऑटोसोम्स कहने का मतलब है all those chromosomes which are responsible for all other character except the sex, so that will be called as autosomes। तो autosomes क्या होंगे, all chromosomes responsible for character other than what, other than sex determination, so that will be called as what, autosomes। तो अब बच क्या गया, sex determining। तो the chromosome which is responsible especially for the sex determination, that is called as what, allosomes। chromosome responsible for the determination of sex of an individual is called as allosomes। जैसे आप ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स में आपको मालूम है, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनके 46 मतलब कि 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें एक पेयर हम टेस्टिस से निकाल देते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, तो बच्चे कितने गए, 22 पेयर। तो ये जो 22 पेयर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम। और ये जो 22 पेयर क्रोमोसोम हैं, ये मेल्स एंड फीमेल्स बोथ में सेम होते हैं। इट इज सेम इन बोथ मेल as well as in female। जबकि जो ये एक पेयर क्रोमोसोम है, which is called as allosome or sex determining chromosome, it is different in male and female। Because of only this one pair difference, the two type of sex develop into the human being, that is male and female। तो अब समझ में आ रहा होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर 50 पेयर्स, कोई ऑर्गेनिज्म एक्स है जिसमें 50 पेयर्स क्रोमोसोम्स हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पूछा जाए इसमें ऑटोसोम क्या है, तो केवल आपको एक पेयर, सिंगल पेयर क्रोमोसोम निकाल लेना है, और जितने बच गए वो सब ऑटोसोम्स होंगे। इसमें कितने बच गए, 49 पेयर। तो ये 49 जो है ये ऑटोसोम होंगे, और ये एक पेयर क्या हो गया, एलोसोम। तो ऑटोसोम क्या होता है और एलोसोम क्या होता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है और कितने तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हम मूव करेंगे, वी विल मूव टुवर्ड द सेक्स डिटरमिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो मूव करेंगे, हम कैसे मूव करेंगे, सेक्स डिटरमिनेशन इन ऑर्गेनिज्म।
sex determination in organism. अब देखिए, in different type of organism there are different ways by which we determine the sex of an individual. अब आपको यहाँ पे यही समझना है कि कितने तरह के वो मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल के अंदर सेक्स को डिटरमिन किया जाता है. देयर आर कॉमनली 4 मेथड्स. कॉमनली कितने मेथड्स हैं? देयर आर कॉमनली 4 मेथड्स by which sex is determined in an organism. और ये जो आपके 4 मेथड है कौन कौन से हैं वो आपको जानना है. फर्स्ट इज एनवायरमेंटल मेथड. द सेकंड इज नॉन एलियोसोमिक फैक्टर मेथड. द थर्ड इज allosomic method, and fourth is haplodiploidy method. तो ये 4 मेथड है जिससे हम कॉमनली नेचर के अंदर कॉमनली जो सेक्स डिटरमिन होती है. अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल मेथड. इन्वायरमेंटल मेथड जो होता है, इन दिस मेथड completely the environment is responsible for the determination of a sex. यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? It is completely the surrounding or the environment which is present around an organism that is responsible for the determination of the sex. इसमें इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए. इसका एग्जाम्पल है बोनीलिया. बोनीलिया जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म है जो ओशंस में होते हैं. अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने टेप वॉर्म देखा होगा, ऐसे ही बोनीलिया होता है. तो बोनीलिया में क्या होता है, if the baby of the Bonilia is developing near the female, then it will always develop into male. And if the individual or the baby is developing far away from the female, then it will always develop into the females. तो मैंने आपको क्या बताया बोनीलिया में कि if young one develops near mother or female, it always form male. वो हमेशा कैसे में डेवलप होगा, मेल में. बट if the young one develops away from female, it always develops into what? It always develops into female. तो यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा. इसका मतलब ये हुआ कि जो यंग वन होता है उसके अंदर दोनों ही सेक्स को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी होती है. अब वो सेक्स एक्सप्रेस होगा जो सराउंडिंग उसको डिटरमिन कर रहा होगा. If it is away from the mother, it will be developing into female. If it is near the female or mother, it will always develop into male. So it means the eggs or the young one has the ability to develop into any type of sex completely, that is based on what? Surrounding. इसका एक और एग्जांपल है
सेकेंड एग्जांपल इसका हम लेते हैं लिजार्ड्स। लिजार्ड्स में if the temperature is above 33 degrees Celsius, then all eggs will develop in male, or if the temperature is below 28 degrees Celsius, all eggs will develop into female. तो यहां पे आप समझिए, यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो इट डेवलप्स इनटू मेल्स, यदि टेम्परेचर कम है तो इट डेवलप्स इनटू फीमेल। तो दिस मींस द टेम्परेचर इज कंप्लीटली रिस्पांसिबल फॉर एक्सप्रेसिंग a particular sex in the egg. The fertilized egg has got ability to express both the sex, but it is the temperature which is completely responsible for the determination of a particular sex in the organism or not. So this way we can say that in some organism the environment also play a very important role in the determination of the sex or not. So this is environmental method by which we can determine the sex of an individual. Next हम लोग बात करेंगे, we will talk about the second method, that is non-allosomic factor. इसमें क्या होता है, there are some organisms in which there is no genetic material, no specific genetic material which is responsible for the determination of the sex. There is certain factor which is responsible for the determination of the sex. For example, bacteria. अब बैक्टीरिया जो है उसमें क्या होता है, there is F factor, fertility factor होता है, F किसी से स्टैंड करता है, fertility. तो F factor it is present. So either the F factor is present into the bacteria or if it is not present into the bacteria. So that is responsible for the determination of a particular sex into the bacteria. So F factor is responsible for the determination of the factor. It means some non-genetic material is also responsible for the determination of the sex in the particular organism. तो non-allosomic method भी क्या होता है समझ में आ गया? Next we move toward the allosomic method. अब यहाँ पे आपको समझना होगा allosomic method जो है वो सबसे important method है। तो मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब देखिए जो non-allosomic method है ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। ये कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। इनमें एक मेथड होता है XY method. The another is XX method. The third one is ZW method and ZW and Z0 method. अब यहां पर आपको एक दो बातें यहां समझना है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको 2-3 चीजें मैं बता दूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है वो समझिए। यहां पे जो सबसे पहला मेथड है XY मेथड, तो इसका एग्जांपल है ह्यूमंस। इसका एग्जांपल क्या है? ह्यूमन। मैमल्स, बहुत सारे मैमल्स हैं जो इसका एग्जांपल है। मैमल्स, इसमें क्या होगा वो बताऊंगा आपको मैं। ये जो मेथड होता है दिस इज बेसिकली प्रेजेंट इनटू ग्रासहोपर, कॉकरोचेस, और ये जो मेथड होता है प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड दिस मेथड X0 XX जो
जो मेथड है दैट इज प्रेजेंट इन बटरफ्लाई। अब आपको यहां पे समझना है कि ये मेथड क्या है और ये किस तरीके से सब कुछ होता है। तो इसमें थोड़ी सी बात आपको ये समझनी है कि ये किस तरीके से होता है। जैसे यहां पर हमेशा जो फर्स्ट वाले हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग फीमेल एंड द सेकंड वन व्हिच इज कमिंग इज रिप्रेजेंटिंग द मेल। ठीक है, तो यदि सेक्स क्रोमोसोम होमोमॉर्फिक है तो वो फीमेल को फॉर्म करेगा, और यदि हेट्रोमॉर्फिक है तो वो मेल को फॉर्म करेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं तो आपको मालूम है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो फीमेल्स होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल्स को ह्यूमन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सेक्स क्रोमोसोम 22 पेयर प्लस XX। यहां पर दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेक्स क्रोमोसोम। XX कहने का मतलब ये नहीं है कि X किस शेप का होता है, दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग। लेकिन XX लिखने का मतलब ये हो गया कि दोनों ही X तरह के हैं, तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे यहाँ Z है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो Z के टाइप का होता है क्रोमोसोम, नहीं, वो वन ऑफ द मेथड्स है रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो होमोमॉर्फिक यदि फीमेल है और हेटेरोमॉर्फिक मेल्स है तो दैट इज द XX and XY मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स है। इनमें जो मेल्स होते हैं, इस तरह के सेक्स डिटरमिनेशन में जो मेल्स होते हैं, तो मेल इज बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स बिकॉज फीमेल्स विल बी प्रोड्यूसिंग ओनली सिंगल टाइप ऑफ गैमेट। इसे यहां पे ऐसे समझिए, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ह्यूमन बीइंग्स में जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल एक होता है और एक मेल सेक्स होता है। फीमेल 22 पेयर्स प्लस XX हो गया और मेल जो हो गया वो 22 पेयर प्लस XY हो गया। अब जब गैमेट फॉर्मेशन इसके अंदर होगा तो इसमें केवल एक तरह के गैमेट फॉर्म होंगे। जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो कितनी तरह का होगा, केवल एक तरह का होगा, 22 प्लस X हैप्लॉइड हो जाएंगे, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। जबकि यहाँ पे जो गैमेट फॉर्म होंगे वो दो तरह के होंगे, 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y। तो यहाँ पर जो ये वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल